हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारे मस्ती होंगे। तो बच्चों, आज हमारा उप सहसंयोजक यौगिक का लेक्चर नंबर 2 है। आज के लेक्चर में हम उप सहसंयोजक यौगिक से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली पढ़ेंगे कि कौन कौन सी शब्दावली उप सहसंयोजक यौगिक में काम में ली जाती है। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में वर्नर का सिद्धांत कंप्लीट कर लिया है। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हो। और साथ में बच्चों, मैंने इस पूरे चैप्टर के नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप डाउनलोड कर लेना और लिख लेना। अगर आपके पास लिखने का टाइम ना हो तो आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो, क्योंकि नोट्स एकदम क्लीन है। तो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह कर्नावत और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम उप सहसंयोजक यौगिक की शब्दावली देखेंगे। तो देखो, शब्दावली से पहले आपको उप सहसंयोजक यौगिक की सकल सूरत पता होनी चाहिए। तो देखो, एक एग्जांपल देता हूं। देखो, उप सहसंयोजक यौगिक कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें एक बड़ा ब्रैकेट होता है। देखो, उप सहसंयोजक यौगिक में सबसे ज्यादा रोल, मेन रोल इस ब्रैकेट का होता है। ठीक है बच्चों, इस पूरे ब्रैकेट को मिलाकर के हम समन्वय मंडल बोलते हैं। ध्यान से समझना, इस पूरे ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं? समन्वय मंडल। ठीक है बच्चों, और ब्रैकेट के बाहर चाहे लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड कुछ भी हो, उसे हम आयनन मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? तो देखो, ये पोटेशियम ब्रैकेट के बाहर है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? आयनन मंडल। आयनन मंडल। आ गई बात समझ में? अब देखो, उप सहसंयोजक यौगिक की एक खास बात यह होती है कि ब्रैकेट में जो भी स्पीसी है वो कभी भी टूटती नहीं है। ठीक है ना? जैसे आप इसको पानी में डालोगे, आपने लास्ट लेक्चर में भी ये पढ़ लिया है, आप इसको पानी में डालोगे ना, तो देखो पोटेशियम बाहर है, अलग हो जाएगा। एक पोटेशियम पर एक प्लस आता है, तो टोटल पोटेशियम कितने हैं? 4 है ना, तो 4K+। अब जितने प्लस बनेंगे उतने ही माइनस बनेंगे, क्योंकि यह उदासीन अणु है ना। ठीक है, तो ब्रैकेट वाला, तो ब्रैकेट के जो अंदर है वो तो टूटेंगे नहीं, तो पूरे के पूरे जो 4 माइनस है वो किस पर आएंगे बच्चों? ब्रैकेट के ऊपर आएंगे। ठीक है ना? तो कहने का मतलब, ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा वो टूटेगा नहीं। ठीक है, उसका आयनन नहीं होगा। कहने का मतलब, ब्रैकेट को हम समन्वय मंडल बोलते हैं, और ये ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो टूटेगा नहीं, आयनित नहीं होगा। इसलिए समन्वय मंडल क्या होता है बच्चों? अनआयनीय होता है। क्या होता है बच्चों? अनआयनीय। और आयनन मंडल नाम से स्पष्ट है, आयनीय होगा। ठीक है, देखो यहां पर ये पोटेशियम अलग हो सकता है ना, इसका मतलब यह आयनीकृत या फिर आयनीय हो सकता है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा वो आयनीय नहीं होगा। तो समन्वय मंडल अनआयनीय है और आयनन मंडल बच्चों क्या है? आयनीय है। आ गई बात समझ में? अब देखो, ब्रैकेट के अंदर एक धातु होगी। क्या होगी? धातु होगी, जिसे हम केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन बोलेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु या फिर केंद्रीय धातु आयन। आ गई बच्चों बात समझ में? समन्वय मंडल में या फिर बड़े ब्रैकेट में एक 100% धातु होगी, ध्यान रखना। उस धातु को क्या बोलेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु या फिर केंद्रीय धातु आयन। और बच्चों, ब्रैकेट में धातु के अलावा जो भी प्रेजेंट है उसे हम लिगेंड बोलते हैं। तो देखो, आयरन तो धातु है, इसके अलावा 6 CN 6 साइनाइड है ना, तो ये क्या हो गए बच्चों? ये लिगेंड हो गए। क्या हो गए? इन्हें हम लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, देखो इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे, तो इतना तो समझ गए ना आप कि उप सहसंयोजक यौगिक इस प्रकार का होता है। इसमें एक बड़ा ब्रैकेट होता है जिसे हम समन्वय मंडल बोलते हैं, और ब्रैकेट के अंदर जो भी स्पीशीज है वो टूटती नहीं है, आयनीय नहीं होती है। ठीक है, तो समन्वय मंडल को हम अनआयनीय बोलेंगे। ठीक है, कि समन्वय मंडल अनआयनीय होता है। और ब्रैकेट के बाहर चाहे वो लेफ्ट साइड राइट साइड कुछ भी लगा हुआ हो, उसे हम आयनन मंडल बोलते हैं, और ये अलग हो सकता है, इसका मतलब ये आयनीय है। ब्रैकेट के अंदर हमेशा एक धातु होगी जिसे हम केंद्रीय धातु परमाणु या आयन बोलेंगे, और केंद्रीय धातु के अलावा ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा उसे बच्चों हम क्या बोलेंगे? लिगेंड बोलेंगे।
आ गई बच्चों बात समझ में। अब हम समन्वय मंडल की बात करते हैं। तो देखो समन्वय मंडल का एक नाम और होता है समन्वय मंडल। इसका एक नाम और होता है जिसे हम समन्वय या फिर उप सह संयोजक सत्ता भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उप सह संयोजक सत्ता। ठीक है बच्चों, तो समन्वय मंडल तो आपको पता चल गया कि ब्रैकेट है। अब देखो इसको परिभाषित आप कैसे करोगे कि उप सह संयोजक यौगिक में, ध्यान से सुनना बच्चों, उप सह संयोजक यौगिक में एक बड़ा ब्रैकेट होता है जिसमें एक धातु होती है। क्या? जिसमें एक धातु होती है और वो धातु या तो आयनों से या फिर उदासीन अणुओं से घिरी होती है। अभी हम डायरेक्ट ये नाम नहीं लेंगे कि लिगेंड से घिरी है, नहीं, क्योंकि लिगेंड को हम परिभाषित करेंगे ना, अभी हमने परिभाषित किया नहीं है लिगेंड को। तो आप समन्वय मंडल किसको बोलोगे कि उप सह संयोजक यौगिक में एक बड़ा ब्रैकेट होता है जिसमें धातु किससे घिरी है? या तो आयनों से। देखो यहां पर CN साइनाइड है, इस पर एक माइनस चार्ज होता है ना, तो ये तो आयन हो गया। और आपने लास्ट लेक्चर में ये यौगिक भी देखा है वर्नर की थ्योरी में, CONH3 का 6 Cl3। तो यहां पर देखो कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु, ये आपको पता है समन्वय मंडल है। ठीक है, ब्रैकेट हो गया कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु, NH3 लिगेंड, और ये आपका आयनन मंडल हो गया। तो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु किसके द्वारा घिरी हुई है? NH3 से। और बच्चों NH3 क्या है? इस पर कोई आवेश नहीं होता ना, इसका मतलब उदासीन अणु है ना। आ गई बच्चों बात समझ में। तो समन्वय मंडल आप किसे बोलोगे कि उप सह संयोजक यौगिक में एक बड़ा ब्रैकेट होता है जिसमें एक धातु आयनों से या फिर उदासीन अणुओं से घिरी रहती है, उसे समन्वय मंडल बोलते हैं। देखो यहां पर आयरन है, वो साइनाइड से ऐसे घिरा हुआ है बच्चों, ध्यान देना। ये देखो गिरा हुआ है ना, देखो आयरन। तो आप समन्वय मंडल किसे बोलोगे कि उप सह संयोजक यौगिक में एक बड़ा ब्रैकेट होता है जिसमें एक धातु या तो आयनों से या फिर उदासीन अणुओं से घिरी रहती है। अभी लिगेंड नाम नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहां पर कोबाल्ट किससे घिरा हुआ है? अमोनिया से, जो कि एक उदासीन अणु है। किससे घिरा हुआ है बच्चों? अमोनिया से। अष्टफलक की ज्यामिति होगी ना, तो ज्यामिति हम VBT CFT थ्योरी में पढ़ेंगे। ये लो, तो अमोनिया यहां पर उदासीन है, लेकिन है दोनों लिगेंड। तो एक बार लिगेंड नाम नहीं लेंगे क्योंकि लिगेंड को हमने परिभाषित नहीं किया है, ठीक है ना बच्चों। तो समन्वय मंडल क्या होता है कि उप सह संयोजक यौगिक में एक बड़ा ब्रैकेट होता है जिसमें एक धातु होती है और जो किसके द्वारा घिरी रहती है? या तो आयनों से या फिर उदासीन अणुओं से घिरी रहती है, उसे हम समन्वय मंडल बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और आयनन मंडल यानी कि ब्रैकेट के बाहर की स्पीसीज कुछ भी हो, चाहे वो जो आयनीय हो सकती है, उसे आयनन मंडल बोलते हैं। तो ये तो सिंपल है, ठीक है बच्चों। अब हम परिभाषित करते हैं केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड को, तो ध्यान से समझना बच्चों। और बच्चों इस लेक्चर में लिगेंड का वर्गीकरण बड़ा है, तो आपको वो ध्यान से समझना है। अब देखो केंद्रीय धातु परमाणु या फिर केंद्रीय धातु आयन को परिभाषित करते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु या फिर आयन, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आयरन केंद्रीय धातु परमाणु है, ठीक है ना बच्चों। तो देखो केंद्रीय धातु परमाणु क्या है कि समन्वय मंडल में, सेम टू सेम परिभाषा इनकी, कि समन्वय मंडल में एक धातु होती है। समन्वय मंडल में बच्चों एक धातु होती है। दोबारा देखो वही डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। समन्वय मंडल में, ध्यान से समझना लेकिन इसको, समन्वय मंडल में क्या होती है बच्चों? एक धातु होती है जो किसके द्वारा घिरी रहती है? या तो आयनों द्वारा घिरी रहती है या फिर किसके द्वारा घिरी रहती है? उदासीन अणुओं द्वारा। यहां पर ध्यान से समझना, देखो इसकी एक परिभाषा और बनाएंगे हम कि समन्वय मंडल के अंदर एक धातु होती है
ठीक है ना बच्चों, जो या तो आयनों से घिरी रहती है या फिर उदासीन अणुओं से, यहां पर उदासीन अणुओं से और यहां पर आयनों से, उसे हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। अब बच्चों देखो ये क्यों घिरी है, देखो ध्यान रखना कि केंद्रीय धातु परमाणु के पास, धातु के पास रिक्त कक्षक होते हैं, उसमें ये जो लिगेंड है ना ये अपना लोन पेयर देते हैं। ठीक है, तो लोन पेयर देने के कारण कौन सा बंध बनता है, उपसह संयोजक बंध बनता है, इसीलिए इस यौगिक का नाम उपसह संयोजक यौगिक है। आ गई बात समझ में। तो अब आप केंद्रीय धातु परमाणु को कैसे परिभाषित करोगे कि समन्वय मंडल में एक धातु होती है जिसके रिक्त कक्षकों में या तो आयन या फिर उदासीन अणु उपसह संयोजक बंध बनाने के लिए लोन पेयर देता है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां पर आप समझ लो और आपको नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में एकदम से क्लीन, तो वहां से लिख लेना। ठीक है ना, तो आप कैसे परिभाषित करोगे केंद्रीय धातु परमाणु को कि समन्वय मंडल में एक धातु होती है, ठीक है, जो मतलब जिसके पास रिक्त कक्षक होते हैं, क्योंकि लोन पेयर के लिए कक्षक तो चाहिए ना, जिसके पास रिक्त कक्षक होते हैं उसमें पर आयन या फिर उदासीन अणु क्या देते हैं, लोन पेयर देते हैं, क्या बनाने के लिए, उपसह संयोजक बंध बनाने के लिए। आ गई बच्चों बात समझ में। तो ये केंद्रीय धातु परमाणु हो गया। अब सेम टू सेम इसके जैसा ही लिगेंड है। देखो लिगेंड क्या होगा, तो लिगेंड में भी हमें ये दोनों बनाने पड़ेंगे। तो देखो इसका उल्टा कर लो कि समन्वय मंडल में केंद्रीय धातु परमाणु को आयन या फिर उदासीन अणु लोन पेयर देते हैं। कहां देते हैं, रिक्त कक्षकों में। तो उन आयन या फिर उदासीन अणुओं को लिगेंड कहते हैं कि वे आयन या उदासीन अणु जो केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षकों में अपना लोन पेयर देते हैं उन्हें लिगेंड कहते हैं, और जो लोन पेयर लेते हैं उन्हें केंद्रीय धातु कहते हैं। बच्चों आई कि नहीं आई बात समझ में, सिंपली तो है। ठीक है, तो ये चारों समझ गए ना। देखो समन्वय मंडल का मतलब कि उपसह संयोजक यौगिक में एक बड़ा ब्रैकेट होता है जिसमें धातु आयनों या फिर उदासीन अणुओं से घिरी रहती है, उसे समन्वय मंडल कहते हैं। आयनन मंडल सिंपल सा है। केंद्रीय धातु परमाणु समन्वय मंडल में धातु आयनों या फिर उदासीन अणुओं से लोन पेयर ग्रहण करती है उपसह संयोजक बंध बनाने के लिए, उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। लिगेंड की समन्वय मंडल में केंद्रीय धातु परमाणु मतलब केंद्रीय धातु परमाणु को उपसह संयोजक बंध बनाने के लिए आयन या फिर उदासीन अणु लोन पेयर देते हैं, उन आयन या उदासीन अणुओं को लिगेंड कहते हैं। आगे ना बच्चों बात समझ में। तो ये तो चारों सिंपल है। अब बच्चों उपसह संयोजक यौगिक की आगे की पारिभाषिक शब्दावली समझने के लिए हमें लिगेंड का वर्गीकरण करना पड़ेगा। तो देखो लिगेंड क्या है बच्चों, ध्यान से समझना आप। तो बच्चों देखो लिगेंड क्या होते हैं, इसकी परिभाषा लिखते हैं कि समन्वय मंडल में उपस्थित आयन या अणु जो उपसह संयोजक बंध बनाने के लिए, उपसह संयोजक बंध बनाने के लिए केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षकों में लोन पेयर देते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। आई कि नहीं आई बात समझ में। ठीक है, अब देखो लिगेंड का वर्गीकरण करते हैं। तो पहले तो हम करते हैं आवेश के आधार पर। अब बच्चों ये वर्गीकरण आप समझ जाओगे ना, तभी आपको उपसह संयोजक यौगिक का नाम लिखना आएगा, तभी आप नामकरण सीख पाओगे। तो इसको ध्यान से समझना। तो देखो आवेश के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। आवेश के आधार पर, तो देखो आवेश के आधार पर 3 प्रकार के लिगेंड होते हैं। एक तो देखो ऋणात्मक लिगेंड। कौन से लिगेंड बच्चों, ऋणात्मक, जैसे साइनो है, हाइड्रोक्सो है ना, एटसेट्रा।
ठीक है, दंतुकता के आधार पर बताऊंगा ना, तब इनके बारे में पूरा बता दूंगा। एक बार तो दो दो एग्जांपल याद कर लो बस। दूसरा है धनात्मक लिगेंड। तो नाइट्रोसोनियम धनात्मक आएगा ना, पॉजिटिव आएगा तो हम ईएम लगाएंगे, नाइट्रोसोनियम, हाइड्रोजीनियम, ठीक है ना, एटसेट्रा। और उदासीन लिगेंड, तो उदासीन लिगेंड में एक्वा, H2O को एक्वा बोलते हैं, NH3 को एमीन बोलते हैं, एटसेट्रा। तो बच्चों आवेश के आधार पर वर्गीकरण समझ गए ना, तीन प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक, धनात्मक और उदासीन। अब बच्चों हम पढ़ते हैं दंतुकता के आधार पर। दंतुकता के आधार पर वर्गीकरण, आधार पर वर्गीकरण। तो बच्चों दंतुकता का मतलब लिगेंड कितने लोन पेयर दे सकता है। अगर एक दे रहा है ना तो उसे बोलेंगे मोनोदंतुक या एकल दंतुक। अगर लिगेंड दो लोन पेयर दे रहा है तो डाई दंतुक, ठीक है, या फिर द्विदंतुक। अगर लिगेंड तीन दे रहा है तो त्रिदंतुक, लिगेंड चार दे रहा है तो चतुर्दंतुक, लिगेंड पांच दे रहा है तो पंचदंतुक, लिगेंड 6 लोन पेयर दे रहा है तो षटदंतुक। तो दंतुकता का मतलब समझ गए क्या? दंतुकता का मतलब कि लिगेंड द्वारा दिए गए लोन पेयर की संख्या, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या। लिगेंड में उपस्थित, लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। अब बच्चों ध्यान से समझना। तो देखो फर्स्ट है अपना एकल दंतुक लिगेंड या मोनोदंतुक, एकल दंतुक लिगेंड। अब बच्चों एकल दंतुक लिगेंड को हम तीन प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो ऋणात्मक, अब देखो इनके नाम याद कर लेना है। ऋणात्मक लिगेंड, ऋणात्मक एकल दंतुक लिगेंड, ऋणात्मक एकल दंतुक लिगेंड, ठीक है बच्चों। तो देखो ऋणात्मक कौन कौन से हैं, तो देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो करवा दूंगा, और वैसे नोट्सों में आपको पूरे मिल जाएंगे। जैसे CN- है, इसका लिगेंड नाम है साइनो। बच्चों ये नाम आपको याद रखने ताकि आप नामकरण कर सको। साइनो या फिर साइनाइडो भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें दाता परमाणु कौन है? कार्बन है। तो देखो दाता परमाणु को इंग्लिश में बोलते हैं डोनर एटम, तो मैं D और A लिख रहा हूं। तो कौन लोन पेयर देगा? कार्बन पर माइनस चार्ज है तो कार्बन ही दे सकता है, तो दाता परमाणु कौन है? कार्बन है। एक होता है आइसोसाइनो, तो बच्चों इसे बोलेंगे हम आइसोसाइनो, ठीक है ना। इसमें दाता परमाणु कौन है बच्चों? तो नाइट्रोजन देगा, तो इस बार है नाइट्रोजन। एक होता है बच्चों हाइड्रोक्सो, क्या होता है? हाइड्रोक्सो, या फिर इसे हम हाइड्रोक्साइडो भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? हाइड्रोक्साइडो, या फिर हाइड्रोक्सो भी बोल सकते हो। इसमें ऑक्सीजन देगा ना, तो इसमें दाता परमाणु डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन है। एक बच्चों होता है ऑक्साइडो, क्या होता है? ऑक्साइडो या ऑक्सो, ऑक्सो या ऑक्साइडो, इसमें भी ऑक्सीजन ही है, डोनर एटम अकेला ही है ना। एक बच्चों होता है परोक्साइडो, तो देखो एक ऑक्सीजन पर 2 माइनस है ना, तो वो ऑक्साइड होता है, और एक ऑक्सीजन पर 1 माइनस है तो वो परोक्साइड होता है। तो यहां पर देखो O2 2 माइनस का मतलब 2 ऑक्सीजन 2 माइनस, तो एक ऑक्सीजन पर कितना माइनस हुआ? 1 ही हुआ ना। तो इसे आप परोक्सो या फिर परोक्साइडो लिख सकते हो, है ना, दोनों लिख सकते हो। और इसमें डोनर एटम कौन है? इसमें भी ऑक्सीजन ही है बच्चों। आ गई बात समझ में। एक होता है देखो H- जिसे हम हाइड्राइडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्राइडो। और इसमें डोनर एटम यानी दाता परमाणु कौन है? हाइड्रोजन ही है, और तो कुछ है ही नहीं। आ गई बच्चों बात समझ में।
ठीक है ना। एक देखो बच्चों होता है SO4 2-, इसे आप सल्फेटो बोलते हो। क्या बोलते हो? सल्फेटो। इसमें डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन। कौन है? ऑक्सीजन। आ गई बात समझ में? ठीक है। एक होता है बच्चों सल्फाइडो। सल्फाइडो, तो इसमें डोनर एटम है सल्फर है, सॉरी, ठीक है ना। सल्फर पर माइनस चार्ज है, तो सल्फर डोनर एटम दाता परमाणु हुआ। तो बच्चों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख दिए हैं, तो आप याद कर लेना और आपको पूरे नोट्स में मिल जाएंगे। तो देखो मेन तो यही है, बस यही लिखे हुए आते हैं, ठीक है ना। तो ऋणात्मक एकल तंतु के लिगेंड समझ गए, ठीक है। उसके बाद आते हैं धनात्मक एकल दंतुक लिगेंड। तो बच्चों धनात्मक एकल दंतुक लिगेंड के एग्जाम्पल्स ज्यादा नहीं है, जो मैंने आपको दो बताए थे ना, नाइट्रोसोनियम और हाइड्रोजीनियम, तो लगभग तो यही है, ठीक है। तो देखो दूसरा आता है धनात्मक एकल दंतुक लिगेंड, ठीक है ना बच्चों। तो इसके एग्जाम्पल N डबल बॉन्ड O और नाइट्रोजन पर प्लस, ठीक है बच्चों। तो नाइट्रोजन पर प्लस भी होता है और एक लोन पेयर भी होता है, इसलिए दे सकता है। इसे बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। क्या बोलते हैं बच्चों? नाइट्रोसोनियम। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसोनियम बोलते हैं। और इसमें डोनर एटम कौन है? कौन है बच्चों? नाइट्रोजन है। एक होता है NH2 NH3, इस नाइट्रोजन पर प्लस और इस पर लोन पेयर, इसे हाइड्रोजीनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोजीनियम। तो इसमें दाता परमाणु कौन है? ये वाला नाइट्रोजन ही होगा, इस पर ही है लोन पेयर। आगे बच्चों बात समझ में, तो ये आप याद कर लेना। अब थर्ड अपना है उदासीन एकल दंतुक लिगेंड। कौन है? उदासीन एकल दंतुक लिगेंड। थर्ड अपना है उदासीन एकल दंतुक लिगेंड। दंतुक लिगेंड, ठीक है बच्चों। तो एक तो है H2O, इसका नाम है एक्वा। क्या नाम है? एक्वा। इसमें ऑक्सीजन ही दे सकता है क्योंकि ऑक्सीजन पर ही लोन पेयर होते हैं, तो दाता परमाणु कौन है? ऑक्सीजन है। एक NH3, ठीक है बच्चों, इसे हम बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं? वैसे तो अमोनिया नाम है इसका, लेकिन एमीन बोलेंगे। लिगेंड का नाम आपको याद रखना है। इसमें दाता परमाणु कौन है बच्चों? नाइट्रोजन है, ठीक है बच्चों। एक होती है देखो PH3, इसमें फॉस्फोरस है, इसे हम बोलते हैं फोस्फीन। क्या बोलते हैं? फोस्फीन। तो इसमें दाता परमाणु कौन है? फॉस्फोरस है। एक बच्चों होती है पीरिडीन, या पहले देखो PPH3 ले लेते हैं, यानी कि हाइड्रोजन की जगह 3 बेंजीन वलय लगी हुई है। पीएच का मतलब फेनिल, ठीक है। तो बेंजीन वलय जब प्रतिस्थापी के रूप में लगी हुई होती है उसे हम फेनिल बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो हाइड्रोजन को हटा दिया और फेनिल लगा दिया ना, कहने का मतलब बेंजीन वलय लगा दी। तो है तो फोस्फीन ही है क्योंकि हाइड्रोजन तो हटाया है, लेकिन 3 रिंग लगी हुई है, तो इसे बोलेंगे ट्राइफेनिल फोस्फीन। क्या बोलेंगे बच्चों? ट्राइफेनिल फोस्फीन। और इसमें भी दाता परमाणु कौन है? फोस्फोरस तो है। एक होती है बच्चों पीरिडीन, तो पीरिडीन को आप ये भी बोल सकते हो C5H5N, ठीक है ना। देखो ऐसी होती है पीरिडीन। नाइट्रोजन यहां पर दाता परमाणु है, तो इसका लिगेंड का नाम है पीरिडीन ही है, ठीक है। और इसमें दाता परमाणु कौन है बच्चों? नाइट्रोजन है, सॉरी, कौन है? नाइट्रोजन। तो बच्चों ये कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट उदासीन लिगेंड हो गए। आगे बात समझ में, तो यहां पर एकल दंतुक लिगेंड कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं द्विदंतुक लिगेंड की। द्विदंतुक लिगेंड मतलब जो कितने लोन पेयर दे सकता है? 2 लोन पेयर दे सकता है। कहने का मतलब जिसके पास कितने दाता परमाणु होते हैं बच्चों? 2 दाता परमाणु होते हैं। कितने दाता परमाणु होते हैं? 2 दाता परमाणु होते हैं, उससे हम द्विदंतुक लिगेंड बोलेंगे। तो बच्चों दूसरा है अपना द्विदंतुक लिगेंड। तो इसके 4 एग्जाम्पल बता रहा हूं।
तो ये ऐसे के ऐसे याद कर लेना, इन्हीं में से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों एक एग्जाम्पल तो है EN। तो EN का मतलब इसकी फुल फॉर्म है एथिलीन डाईएमीन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये होता कैसा है, देखो एथिलीन बनाओ, ये लो हमने एथिलीन बना लिया। एमीन कितनी लगानी है, 2, तो एक तो इधर NH2 लगा दो और एक इधर NH2 लगा दो। अब नाइट्रोजन पर आपको पता है ना कि लोन पेयर होता है, तो ये कितने लोन पेयर दे सकता है बताओ, 2 लोन पेयर दे सकता है ना, इसलिए ये द्विदंतुक लिगेंड हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा है बच्चों OX, इसे बोलते हैं ऑक्सेलेटो। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सेलेटो। तो देखो ऑक्सेलिक अम्ल जानते हो आप, ये ऑक्सेलिक अम्ल है, इससे हाइड्रोजन हटा दो तो दोनों ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो 2 यहां पर ये वाला ऑक्सीजन दे सकता है, ये दे सकता है, तो ये द्विदंतुक हुआ। या फिर ये ऐसा लिखा हुआ मिलता है C2O4 2 माइनस, तो सेम ही है, देखो 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन। या फिर ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, देखो ऑक्सीजन पर माइनस, ऑक्सीजन पर माइनस और डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, तो ये द्विदंतुक लिगेंड हुआ। तीसरा बच्चों अपना आता है ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो, तो ग्लाइसिन एक एमिनोमल है, उसका हाइड्रोजन हटा दो तो देखो ये ग्लाइसिन है बच्चों, ये ग्लाइसिन है, एमिनो अम्ल है। देखो अम्ल तो है, आपको पता लग गया, एमिनो समूह जुड़ा हुआ है, अल्फा कार्बन पर जुड़ा हुआ है ना, तो ये अल्फा एमिनो अम्ल है। ठीक है बच्चों, इसमें हाइड्रोजन हटा दोगे तो इस ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आएगा, यानी कि इसमें एक तो दाता परमाणु ऑक्सीजन है, एक और कौन है आपको पता है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, तो एक है नाइट्रोजन, लेकिन 2 लोन पेयर दे सकता है ना, तो ये द्विदंतुक लिगेंड हुआ। नेक्स्ट है बच्चों DMG, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम। डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम, ठीक है ना बच्चों। तो देखो जब हम एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाते हैं ना, तो ऑक्सिन बनता है। ठीक है, अब मैथिल डाई और ग्लाई, ठीक है, तो ये देखो ये हमें कीटोन लेना है, ले लिया, इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन से। तो बच्चों ये हाइड्रोक्सिल एमीन है, तो क्या बाहर H2O, क्या बाहर H2O, तो आपके पास बनेगा क्या, देखो वैसे ये याद रख लेना आप, पूरी ये अभिक्रिया करवाने की जरूरत नहीं है, CH3, तो यहां पर H2O बाहर हो गया, H2O बाहर हो गया, कार्बन और नाइट्रोजन आपस में द्विबंध द्वारा जुड़ गए ना, इसे हम बच्चों बोलते हैं डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम। आगे बच्चों बात समझ, इसमें दोनों नाइट्रोजन डोनर एटम होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए द्विदंतुक लिगेंड। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं हम त्रिदंतुक लिगेंड की। तो त्रिदंतुक लिगेंड का मतलब, त्रिदंतुक लिगेंड का मतलब होता है कि जो 3 लोन पेयर दे, जिसके पास 3 दाता परमाणु हो। कितने दाता परमाणु हो बच्चों, 3। तो देखो नेक्स्ट अपना आता है त्रिदंतुक लिगेंड। क्या आता है बच्चों, त्रिदंतुक लिगेंड, कितने लोन पेयर देगा, 3। तो बच्चों इसका एग्जाम्पल होता है डाईइन। तो डाई नाम से आप कंफ्यूज मत हो जाना, देखो डाई का मतलब क्या है, डाई का मतलब है डाई एथिलीन। डाई का मतलब क्या है, डाई एथिलीन और ट्राई एमीन, डाई एथिलीन और ट्राई एमीन। ठीक है, तो एथिलीन 2 बनाते हैं, डाई का मतलब एथिलीन हमें कितनी बनानी है, 2 बनानी है। तो ये लो बच्चों 2 एथिलीन बना दी कि नहीं बना दी। अब एमीन कितनी, 3, तो एक तो NH2 मैंने यहां पर लगा दिया, एक NH2 मैंने यहां पर लगा दिया और एक बीच में लगा दिया, तो बीच में तो NH लगेगा, NH2 तो लग नहीं सकता। तो देखो यह कितने लोन पेयर दे सकता है, एक नाइट्रोजन दे सकता है ना, 2 और ये 3, तो ये त्रिदंतुक हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। उसके बाद चौथा है चतुर्दंतुक, चतुर्दंतुक लिगेंड।
यह कितने लोन पेयर दे सकता है? 4 दे सकता है। इसका एग्जाम्पल है ट्राईइन, यानी कि ट्राई से कंफ्यूज हुआ तो जाना, क्योंकि ट्राई हम 3 के लिए लगाते हैं। तो देखो इसकी फुल फॉर्म क्या है? ट्राई एथिलीन और टेट्राएमीन। ट्राई एथिलीन और टेट्राएमीन, यानी कि इस बार एथिलीन कितने लगाने हैं? 3 लगाने हैं बच्चों। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो 3 एथिलीन तो बना दिए। अब एमीन 4 लगाने हैं। टेट्राएमीन का मतलब एक मैंने यहां पर लगा दिया, एक इन दोनों के बीच में लगा दिया, एक इन दोनों के बीच में लगा दिया और एक यहां पर लगा दिया। तो देखो नाइट्रोजन लोन पेयर दे सकता है ना, देखो ये दे सकता है, ये दे सकता है, ये दे सकता है और ये दे सकता है। तो यह कितने लोन पेयर दे सकता है? 4 दे सकता है बच्चों, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या है? चतुर्दंतुक लिगेंड है। आई बच्चों बात समझ में? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पंचदंतुक लिगेंड की। किसकी बात करते हैं बच्चों? पंचदंतुक लिगेंड की। ध्यान से समझते रहना। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। उसके बाद है पंचदंतुक लिगेंड। पंचदंतुक लिगेंड तो यह कितने लोन पेयर देगा बच्चों? 5 देगा। तो इसका एग्जाम्पल बच्चों होता है, ध्यान से समझना, EDTA और 3, ठीक है ना। तो देखो इसका मतलब क्या है? E का मतलब होता है एथिलीन। क्या होता है बच्चों? एथिलीन। D का मतलब है डाईएमीन। T का मतलब है ट्राई और A का मतलब है एसीटेट, ठीक है। ये जो ऊपर 3 आया है ना, इस ट्राई के लिए आया है, क्योंकि ट्राई का मतलब 3 होता है, जानते हो आप। तो देखो बनाते हैं, तो पहले तो एथिलीन डाईएमीन बनाते हैं बच्चों। देखो यहां पर नीचे बना लेता हूं, क्योंकि यह हमारे षटदंतुक में भी काम में आ जाएगा। तो एथिलीन तो बच्चों ये हो गया, देखो CH2 और डाईएमीन का मतलब इससे 2 नाइट्रोजन जुड़ेंगे ना, तो ये तो एथिलीन डाईएमीन हो गया। चलो पूरा ही बना लेते हैं बच्चों। ये क्या हो गया? एथिलीन डाईएमीन। अब एसीटेट क्या होता है? तो बच्चों देखो CH3COOH को हम एसिटिक अम्ल बोलते हैं। जब अम्ल से हम H हटा लेते हैं ना, तो 8 लगाते हैं। तो एसिटिक अम्ल से H हटा लिया तो एसीटेट, ठीक है। यानी कि ये हमें जोड़ना है, तो ये जोड़ने के लिए इसका एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा और इसके हाइड्रोजन कम कर दो, ठीक है। तो ये लो CH2COO- CH2COO-, कितने एसीटेट जोड़ दिए? 2 जोड़ दिए ना। अब हमें केवल एक एसीटेट ही और जोड़ना है, तो यहां पर एक हाइड्रोजन कम कर दो बच्चों और एक क्या जोड़ दो आप? एसीटेट जोड़ दो। तो देखो इसको ऊपर जोड़ देता हूं मैं, CH2COO-। अब देख लो यह कितने लोन पेयर दे सकता है? तो देखो ऑक्सीजन दे सकता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, दे सकता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, दे सकता है, ऑक्सीजन पर माइनस है, दे सकता है, ऑक्सीजन पर माइनस है, दे सकता है। तो टोटल देख लो कितने लोन पेयर दे सकता है? 5 दे सकता है ना, ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट आता है अपना षटदंतुक लिगेंड। क्या आता है बच्चों? नेक्स्ट अपना आता है षटदंतुक लिगेंड। क्या? षटदंतुक लिगेंड। तो बच्चों कितने लोन पेयर देगा? ये 6 लोन पेयर देगा। इसका एग्जाम्पल है EDTA4। तो यहां पर 3 का मतलब ट्राई और 4 का मतलब टेट्रा हो जाएगा। तो E का मतलब एथिलीन, क्या बच्चों? एथिलीन। D का मतलब डाईएमीन, क्या बच्चों? डाईएमीन। T और 4 है तो T का मतलब टेट्रा और एसीटेट, यानी कि इस बार हमें एसीटेट कितने लगाने हैं बच्चों? 4 एसीटेट लगाने हैं। तो ये जो एक हाइड्रोजन था इसे और कम कर दो और एक एसीटेट और आप लगा दो। तो अब देख लो कितने लोन पेयर दे सकता है? अब ये 6 लोन पेयर दे सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर दंतुकता के आधार पर लिगेंड कंप्लीट हो जाते हैं। तो बच्चों आप समझ गए होंगे। अब देखो लिगेंड से रिलेटेड एक टर्म होती है उभय दंतुक लिगेंड। क्या होती है बच्चों?
नेक्स्ट अपना लिगेंड आता है उभय दंतुक लिगेंड। देखो उभय का मतलब भी दोनों होता है कि वे लिगेंड ध्यान से सुनना, वे लिगेंड जिनके पास दाता परमाणु 2 होते हैं लेकिन उपयोग वो एक का ही करता है। तो कहने का मतलब दाता परमाणु जरूर 2 है लेकिन वो हुआ तो मोनोदंतु की ना। आगे ना बात समझ में, क्योंकि एक दाता परमाणु का ही कोई काम में ले रहा है वो। तो ऐसे लिगेंड जिनके पास दाता परमाणु 2 होते हैं लेकिन वह लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक दाता परमाणु से जुड़ता है, उसे हम उभय दंतुक लिगेंड कहते हैं। तो बच्चों देखो, हम बात करें हैं साइनो की, तो कार्बन भी दाता परमाणु होता है और नाइट्रोजन भी दाता परमाणु होता है। तो ये उभय दंतुक लिगेंड हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन एक साथ में एक बार तो जुड़ेगा ना। अगर कार्बन जुड़ गया तो नाइट्रोजन नहीं जुड़ेगा, नाइट्रोजन जुड़ गया तो कार्बन नहीं जुड़ेगा, है ना। ऐसे ही बच्चों नाइट्रो है NO2, तो नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है और ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है। ऐसे ही बच्चों CNO साइनेट है ना, तो कार्बन भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है। ऐसे ही बच्चों थायोसाइनेट की बात करें तो सल्फर भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है। आई कि नहीं यही बात समझ में कि वे लिगेंड जिनके पास दाता परमाणु तो 2 होते हैं लेकिन एक बार में एक का ही उपयोग करता है वो। जैसे अगर धातु से बच्चों CN जुड़ेगा ना, मतलब कार्बन जुड़ेगा ना, तो उसे हम साइनो बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? साइनो। अगर बच्चों धातु से, ध्यान देना, अगर धातु से क्या जुड़ेगा? नाइट्रोजन जुड़ेगा, तो इसे हम आइसोसाइनो या फिर आइसोसाइनाइडो बोलेंगे, ठीक है। और या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, धातु से कौन जुड़ रहा है? कार्बन जुड़ रहा है ना, तो कार्बन साइनो, ठीक है। धातु से कौन जुड़ रहा है? नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन साइनो। आ गई बात समझ में? ऐसे भी कई बार दिया हुआ आ जाता है, ठीक है ना। तो आप साइनो देखते ही CN कर दोगे, नहीं, नाइट, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन जुड़ रहा है, तो ये साइनो नहीं आइसोसाइनो है। ऐसे बच्चों यहां पर अगर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है ना, तो उसे हम नाइट्रो बोलेंगे लिगेंड को। क्या बोलेंगे? नाइट्रो। अगर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना बच्चों, तो इसे हम नाइट्राइटो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाइट्राइटो। अच्छा, अब देखो इसमें हम प्राथमिकता नाइट्राइटो को देते हैं। अगर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तो N नाइट्राइटो। क्या बच्चों? N नाइट्राइटो। अगर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो O नाइट्राइटो। क्या बच्चों? O नाइट्राइटो। यहां पर अगर कार्बन जुड़ा हुआ है धातु से, ठीक है ना, तो इसके लिए लिख रहा हूं मैं ये बात। अगर कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसे हम साइनेटो या फिर कार्बन साइनेटो, ठीक है बच्चों। अगर धातु से कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है ना, तो हम बोलेंगे आइसो साइनेटो। क्या बोलेंगे बच्चों? आइसोसाइनेटो। या फिर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तो नाइट्रोजन और साइनेटो, ठीक है ना बच्चों। ऐसे ही हम उसके लिए देखो लास्ट वाले के लिए यहां पर लिख रहा हूं मैं। अगर धातु से सल्फर जुड़ा हुआ है, धातु से सल्फर जुड़ा हुआ है, तो इसे बोलेंगे थायोसाइनेटो। क्या बोलेंगे बच्चों? थायोसाइनेटो। या फिर सल्फर जुड़ा हुआ है तो S थायोसाइनेटो, ठीक है बच्चों। अगर धातु से सल्फर नहीं जुड़ करके नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसे हम बोलेंगे आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है। या फिर नाइट्रोजन थायोसाइनेटो, ठीक है। अगर आप परमाणु दिखा देते हो ना, तब तो आइसो लगाने की जरूरत नहीं है। देखो अगर आपने परमाणु दिखा दिया ना, तब आइसो मत लगाओ। अगर आप परमाणु नहीं दिखा रहे हो तब तो आइसो लगाना पड़ेगा आपको। तो बच्चों उभय दंतुक लिगेंड आए कि नहीं आए समझ में? आगे ना। अब देखो लिगेंड से संबंधित अपनी नेक्स्ट पारिभाषिक शब्दावली आती है किलेट लिगेंड या फिर किलेटिंग लिगेंड, ठीक है। कौन सी आती है? किलेटिंग लिगेंड।
तो ध्यान से समझना बच्चों इसको भी। किलेटिंग लिगेंड, तो देखो किलेट का मतलब होता है वलय। क्या होता है? वलय। तो बच्चों वलय कभी भी एकल दंतुक लिगेंड नहीं बना सकता। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि OH है वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ वलय बना रहा है, तो ये कोई वलय है क्या? नहीं है ना। अगर मैं आपको यह बोल दूं कि EN यानी कि इथाइलिन डाइएमीन, ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, ये नाइट्रोजन इधर से लोन पेड़ देगा, ये नाइट्रोजन इधर से लोन पेड़ देगा, तो देखो 5 सदस्य वलय बन गई ना, 5 मेंबर्ड रिंग बन गई ना। इसका मतलब एकल दंतुक तो रिंग नहीं बना सकता, लेकिन एकल दंतुक से ज्यादा वाले द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक, षटदंतुक वो वलय बना सकते हैं। ठीक है, इस वलय को ही हम किलेट बोलते हैं और वलय बनाने वाले लिगेंड को किलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। आई कि नहीं ये बात समझ में? तो आप लिख सकते हो कि वे पोलीदंतुक लिगेंड, वे पोलीदंतुक लिगेंड, लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल मेटल एटम के साथ बंद वलय, जिसको हम किलेट भी बोलते हैं, बनाते हैं, किलेटिंग लिगेंड कहलाते हैं। किलेटिंग लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है ना बच्चों, देखो यहां पर वलय बन रही है ना, तो इसे हम किलेटिंग लिगेंड कहते हैं। और किलेटिंग जो वलय होती है ना बच्चों, जो वलय होती है वो स्थायी होती है। ठीक है, तो जिस उप सहसंयोजक यौगिक में किलेटिंग लिगेंड होगी ना, वो यौगिक स्थायी होगा। तो ये लिगेंड यौगिक को क्या प्रदान करते हैं बच्चों? यौगिक को करते हैं। आगे बच्चों बात समझ में? ठीक है ना। तो आपसे मान लो कोई ये पूछ ले कि बताओ इन दोनों संकुलों में से कौन ज्यादा स्थायी है। एक तो ये है FeCN6 4- और एक आपको ये दे दिया FeEN का 3 2+। ठीक है ना। तो यहां पर Cn एकल दंतुक लिगेंड है और En क्या है? ये रहा द्विदंतुक लिगेंड है और रिंग बनाता है। तो कौन सा संकुल स्थायी होगा बच्चों? यही होगा ना। तो किलेटिंग लिगेंड आया कि नहीं आया समझे बच्चों? आ गया ना। अब देखो अपनी नेक्स्ट पारिभाषिक शब्दावली है उपसह संयोजन संख्या। क्या है बच्चों? उपसह संयोजन संख्या। तो उपसह संयोजन संख्या का सीधा मतलब है कि उपसह संयोजक यौगिक में जितने उपसह संयोजक बंध है उनकी संख्या को ही। तो उपसह संयोजक बंधों की संख्या को ही, बंधों की संख्या को ही उपसह संयोजन संख्या बोलते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे मान लो आपको कोई बोल दे कि इस उपसह संयोजक यौगिक की उपसह संयोजन संख्या बताइए, तो देखो इसमें लिगेंड कितने हैं? 6। लिगेंड कौन है? Cn। कितने लोन पेयर देता है? 1 देता है। तो 6 कितने देंगे? 6, यानी कि कितने उपसह संयोजक बंध बनेंगे? 6 बनेंगे ना बच्चों। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? आ गई बात समझ में? तो इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। अब एक एग्जाम्पल और बता देता हूं। देखो मान लो आपके पास ये एग्जाम्पल है CO En का 2 Cl2 Cl। Cl। तो बच्चों देखो इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी? इसमें देखो En कितने हैं? 2। और आपको पता है कि एक En 2 लोन पेयर देता है, तो 2 En कितने लोन पेयर देंगे? 4। तो 2 En 4 उपसह संयोजक बंध बनाएंगे। और क्लोरीन पर 1- क्लोराइड होता है, जिसे माइनस होते ही हम आइड लगा देते हैं। तो 2 क्लोराइड 2 लोन पेयर देंगे, क्योंकि एक क्लोराइड एक ही दे सकता है। तो उपसह संयोजन संख्या कितनी बनी बच्चों? 6।
तो उप सहसंयोजक बंधों की संख्या को ही उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। आई कि नहीं बच्चों, बात समझ में आ गई ना। अब बच्चों देखो नेक्स्ट शब्दावली अपनी आती है केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या। तो इसके भी दो एग्जांपल बता देता हूं। वैसे तो हम नामकरण करेंगे ना, तब बिना ऑक्सीकरण संख्या के नामकरण हो ही नहीं सकता, तो वहां पर सीख जाओगे। लेकिन एकदम सिंपल है, ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल सकते हो अपने आप, ठीक है। तो ऑक्सीकरण संख्या कहते किसे हैं? यदि उप सहसंयोजक यौगिक से धातु से लिगेंड को अलग कर दिया जाए, आयनन मंडल को अलग कर दिया जाए, मतलब अकेली धातु हो, तो उस पर जो आवेश होता है ना, वो ही ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो ऑक्सीकरण संख्या मतलब तो सीधा हो गया कि धातु पर जो आवेश होगा वही ऑक्सीकरण संख्या। आवेश निकाल सकते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल हमने ये ले लिया K4 FeCN6, ये एग्जांपल ले लिया। तो इसमें धातु की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, तो पहले तो इसको तोड़ लो। ये कैसे टूटेगा? एक पोटेशियम पर एक प्लस, 4 पोटेशियम है, ठीक है, और 4 प्लस है तो 4 माइनस होंगे ना, क्योंकि जितने प्लस उतने ही माइनस। तो इस पूरे ब्रैकेट पर कितने माइनस आएंगे? 4, क्योंकि ब्रैकेट तो कभी टूटता ही नहीं है, तो हमें अभी इससे तो मतलब रहा नहीं, ठीक है। इस पर 4 माइनस है, और आपको पता है कि ब्रैकेट पर जो आवेश होता है ना, वो ब्रैकेट में सबके योग के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। तो हमें आयरन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो मैंने आयरन की ऑक्सीकरण संख्या को अक्स मान लिया। 1 Cn पर 1 माइनस, आपने अभी देखा है लिगेंडो में देखा है ना, तो 6 Cn पर कितने माइनस बच्चों? 6 माइनस हो गए, और टोटल कितना है इन दोनों पर? -4। तो अक्स इज इक्वल टू -4 + 6, तो अक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? +2। यहां पर आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? कितनी है बच्चों? +2 है। ऐसे मान लो हमारे पास ये यौगिक है NiCO4, तो बच्चों CO भी एक लिगेंड है जिसे हम कार्बोनिल बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीकरण संख्या निकल के निकालेंगे, तो अक्स पूरे पर आवेश कितना है? ब्रैकेट पर कोई आवेश नहीं है तो 0 है, और CO पर कोई आवेश होता ही नहीं है, यानी कि निकल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? यहाँ पर 0 है। एक एग्जांपल ये देख लो, जैसे मान लो आपके पास ये है COCl Br NH3 का 4 और Cl, जैसे ये हमने बना लिया। तो इसको पहले तो आप ब्रेक करोगे, तो क्लोराइड पर 1 माइनस होता है ना, तो जितने माइनस उतने ही प्लस, यानी कि इस बार ब्रैकेट पर प्लस आएगा, तो ऊपर क्या आया? प्लस। अब पूरे पर आवेश कितना है? +1 है, तो वो इक्वल करके लिख दो +1। कोबाल्ट की हमें निकालनी है, कोबाल्ट को अक्स मान लो, 1 Cl पर 1 माइनस, 1 Br पर 1 माइनस, और आपको पता है बच्चों कि अमोनिया पर आवेश नहीं होता है, तो अक्स इज इक्वल टू, ये दोनों उधर जाकर के प्लस क्यों जाएंगे, तो कितना आ गया? +3। तो बच्चों ऑक्सीकरण संख्या तो आप ऐसे निकाल ही सकते हो, ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट अपनी पारिभाषिक शब्दावली आती है होमोलेप्टिक व हिटेरोलेप्टिक संकुल। क्या आती है? होमोलेप्टिक और हिटेरोलेप्टिक संकुल। होमोलेप्टिक और हिटेरोलेप्टिक संकुल। तो बच्चों ये एकदम सिंपल है, सबसे सिंपल यही है। होमोलेप्टिक संकुल वो होता है जिसमें केवल एक ही प्रकार के लिगेंड होते हैं, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं आपको कहूं कि ये बताओ होमोलेप्टिक है कि हिटेरोलेप्टिक है, तो इसमें साइनाइड एक ही प्रकार का तो लिगेंड है, तो ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, संकुल है। अगर बच्चों मैं आपको ये कहूं कि आप इसके बारे में बताइए ये कौन सा संकुल है, तो ये हिटेरोलेप्टिक है, क्योंकि आपको पता है कि ब्रैकेट में एक केंद्रीय धातु परमाणु, तो कोबाल्ट तो केंद्रीय धातु हो गया, और बाकी सारे लिगेंड तो देखो क्लोराइड, ब्रोमाइड, एमीन, ठीक है। तो एक से अधिक प्रकार के लिगेंड है ना, तो वो हिटेरोलेप्टिक, यानी कि ऐसा संकुल जिसमें एक ही प्रकार का लिगेंड हो होमो, और जिसके पास एक से अधिक प्रकार के हो तो वो हिटेरोलेप्टिक संकुल। आगे बच्चों बात समझ में। अब देखो अपनी लास्ट पारिभाषिक शब्दावली में मतलब आता है समन्वय
समन्वय बहुफलक। क्या आता है बच्चों? समन्वय बहुफलक। तो देखो ये भी एकदम सिंपल है। समन्वय बहुफलक का मतलब है कि केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर लिगेंडों की व्यवस्था कोई कि त्रिविमा में लिगेंड किस प्रकार व्यवस्थित है। तो चलो इसकी परिभाषा लिख देता हूं। केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर लिगेंडों की त्रिविमीय व्यवस्था को समन्वय बहुफलक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? समन्वय बहुफलक कहते हैं। अगर लिगेंड 4 हो, कितने हो? 4। कहने का मतलब उपसह संयोजन संख्या 4 हो। कहने का मतलब 4 उपसह संयोजक बंद हो। ठीक है बच्चों। तो 2 प्रकार के बहुफलक बन सकते हैं। एक तो चतुष्फलकीय बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं बच्चों? चतुष्फलकीय एक वर्गीय समतलीय। तो चतुष्फलकीय बनाते हैं। देखो चतुष्फलक ऐसा ही होता है ना, पी ब्लॉक में पढ़ लिया होगा आपने। ठीक है, ये लो। और वर्गीय समतलीय ये हो गया। ठीक है। अगर उपसह संयोजन संख्या 4 हो तो 2 प्रकार की ज्यामिति पॉसिबल हो सकती है। एक तो चतुष्फलकीय और एक वर्गीय समतलीय। यहां पर M का मतलब केंद्रीय धातु परमाणु और L का मतलब है लिगेंड है। ठीक है। और चतुष्फलकीय कब होगी, वर्गीय समतलीय कब होगी बच्चों? ये हमें पता संयोजकता बंध सिद्धांत यानी कि VBT में पड़ेगा। ठीक है, तब पता चलेगा। ठीक है बच्चों। अब देखो अगर उपसह संयोजन संख्या 5 हो, उपसह संयोजन संख्या कितनी हो बच्चों? 5 हो, तब भी 2 प्रकार की ज्यामिति बनती है। एक तो बनती है वर्गीय पिरामिडीय और एक बनती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। तो वर्ग बना दो और ऊपर पिरामिड लगा दो, तो ये लो। तो ये तो हमने देखो वर्ग बना दिया और ये ऊपर पिरामिड लगा दिया। त्रिकोणीय यानी कि 3 कोण बना दो, ये लो। ये 3 कोण बना दिए ना बच्चों। और द्वि का मतलब एक ऊपर पिरामिड और एक नीचे पिरामिड। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब बच्चों अगर उपसह संयोजन संख्या 6 हो तो एक ही प्रकार की ज्यामिति संभव है। उपसह संयोजन संख्या 6 हो तो कौन सी ज्यामिति बनेगी बच्चों? अष्टफलकीय। तो अष्टफलकीय ज्यामिति कैसी होती है? 4 लिगेंड तो वर्ग के रूप में लगा दो, यानी कि ये एक ही तल में होते हैं, एक तल के ऊपर और एक तल के नीचे। तो ये अष्टफलकीय ज्यामिति होती है। तो बच्चों यहाँ पर उपसह संयोजक यौगिक में जो काम में आने वाली शब्दावली है वो कंप्लीट हो जाती है। तो बच्चों यदि आपके लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज के लगातार नोटिफिकेशन आपको मिल सके।